टीवी पर हेडलाइन चलती है, इंडिया इज लीडिंग द ग्लोबल साउथ। मोदी जी बोल रहे हैं भारत विश्व गुरु बन गया है। गोदी मीडिया कहता है वर्ल्ड मोदी को सुनता है, भारत ग्लोबल पावर बन चुका है। लेकिन असली दुनिया में क्या हो रहा है? रशिया जिसके साथ हमारी दोस्ती 50 साल पुरानी थी, आज पाकिस्तान के साथ क्रूड ऑयल बेच रहा है। Pakistan will start importing oil and gas from Russia as per a joint statement from the two countries. The terms of the trade, which are expected to begin in March. गैस पाइपलाइन बना रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है और फ्रेट ट्रेन चला रहा है, और हम बस फोटो खिंचवा रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी को एक पीआर स्टंट बना दिया है। समिट करवाओ, कैमरा एंगल परफेक्ट करो और नैरेटिव पुश करो, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन सवाल यह है, अगर इंडिया इतना स्ट्रांग है तो रशिया ने पाकिस्तान का हाथ क्यों पकड़ा? अगर हम विश्व गुरु बन गए हैं तो नेबर्स हमसे दूर क्यों जा रहे हैं? अगर भारत राइजिंग पावर है तो हर ग्लोबल अलायंस से हम बाहर क्यों हो रहे हैं? क्या डिप्लोमेसी सिर्फ इवेंट्स और हैशटैग से चलेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ ऑप्टिक्स या नेशनलिज्म पे टिकी है? ये वीडियो उन सब चीजों का पोस्टमार्टम करेगा जो मीडिया छुपाता है, फॉरेन पॉलिसी का असली रिपोर्ट कार्ड। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। मोदी गवर्नमेंट ने देश को यह समझाया कि रशिया हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, कि चाहे दुनिया का मैप बदल जाए, मॉस्को दिल्ली के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन ग्राउंड पे सच ये है कि रशिया आज ओपनली पाकिस्तान के साथ अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहा है। गैस हो, स्टील हो, फ्रेट हो या मिलिट्री हो, हर फ्रंट पे। जून 2023 पाकिस्तान ने पहली बार रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। 45,000 टन क्रूड ऑयल कराची पोर्ट पे उतरा। पेमेंट हुआ चाइनीज युआन में, डॉलर का यूज तक नहीं किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप विथ रशिया। इंडिया डिकेड से रशिया से हेवीली ऑयल और डिफेंस इंपोर्ट करता था, लेकिन मोदी जी के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के दौरान रशिया ने पाकिस्तान को अल्टरनेटिव बनाना शुरू कर दिया। और ऑयल तक ही बात नहीं रुकी। जुलाई 2023 में रशिया ने एलपीजी के 10 टैंकर्स भेजे पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते, बाईपासिंग इंडिया कंप्लीटली। यानी एनर्जी ट्रेड के लिए रशिया ने पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर दे दिया, वो भी युआन में पेमेंट के साथ। इंडिया पुरानी दोस्ती लेकर बैठा रह गया। फिर आता है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, एक 1100 किलोमीटर की मेगा पाइपलाइन जो कराची से पाकिस्तान के पंजाब तक जाएगी। रशिया पूरा डिजाइन करेगा, बिल्ड करेगा और फंड भी करेगा। यानी अब पाकिस्तान के अंदर रशिया परमानेंट एनर्जी स्टेक होल्डर बन रहा है। कराची स्टील मिल रिवाइवल प्रोजेक्ट भी उसी का हिस्सा है। 1970s में सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को यह स्टील प्लांट गिफ्ट किया था। अब 2025 में रशियन डेलीगेशन ने फिर से साइट विजिट किया। सिंध सीएम ने कंफर्म किया, रशिया के साथ मिलकर प्लांट मॉडर्नाइज होगा। मतलब जो इंडस्ट्रीज इंडिया रशिया दोस्ती का सिंबल हुआ करती थी, आज वो पाकिस्तान रशिया रिवाइवल का हिस्सा बन चुकी है। और अब बात फ्रेट और लॉजिस्टिक तक पहुंच गई है। मार्च 2025 में रशिया के डेप्यूटी पीएम एलेक्सी ओवरचुक ने अनाउंस किया, रशिया और पाकिस्तान के बीच फर्स्ट एवर डायरेक्ट फ्रेट ट्रेन स्टार्ट होगी। रूट होगा रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान और तब पाकिस्तान। और इंडिया कहां आ रहा है? इस कॉरिडोर में इनवाइटेड भी नहीं है, डिस्कशन तक में नहीं है। और सबसे डेंजरस डेवलपमेंट जो है वो है मिलिट्री कोऑपरेशन। रशिया और पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स अब हर साल कर रहे हैं। आर्मी ड्रिल जिसको ध्रुसबा के नाम से जाना जाता है, और नेवल ड्रिल जो अरेबियन मॉनसून कहलाता है। मार्च 2025 में अरेबियन सी में ड्रिल्स हुई। रशिया और पाकिस्तान नेवी ने टैक्टिकल ऑपरेशंस जॉइंटली किए। उसके बाद रशियन डेलीगेशन ने जिन्ना के मजार पर ट्रिब्यूट दिया। अब ये किसी नॉन अलाइंड फ्रेंडशिप का सिग्नल नहीं है, ये डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। और वो अलाइनमेंट अब इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ा इंसल्ट क्या है पता है? ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, पब्लिक अनाउंसमेंट्स। लेकिन इंडिया के टीवी पर एक भी डिबेट नहीं चली। क्यों? क्योंकि नैरेटिव फैल जाता ना कि मोदी जी ग्लोबल लीडर नहीं है। इंडिया डिप्लोमेटिकली साइडलाइन हो चुका है। G20 ऑर्गेनाइज करने से स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं मिलती, यूएन में स्पीच से परमानेंट फ्रेंड्स नहीं बनते, और इवेंट ड्रिवन डिप्लोमेसी से एनिमी कैंप डिवाइड नहीं होता। जो दोस्त कभी इंडिया के साथ था, आज ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और मोदी गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक लाइन है, सब कुछ कंट्रोल में है। एक जमाना था जब रशिया बिना शर्त भारत के साथ खड़ा रहता था। 1971 में यूएस प्रेशर के बावजूद सोवियत यूनियन ने इंडिया के फेवर में वीटो मारा। डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, न्यूक्लियर, हर फ्रंट पर रशिया हमारा ट्रस्टेड अलाई था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के 10 साल बाद रशिया साइलेंटली स्लाइड कर गया है। दोस्ती सिंबॉलिक बन गई है और स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के साथ बिल्ड हो रही है।
भारत डिकेड्स तक रशिया का बिगेस्ट डिफेंस बायर था, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार ने अपना टिल्ट यूएस, फ्रांस और इजराइल की तरफ कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? इंडियाज आर्म इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया ड्रॉप्ड बाय 47% बिटवीन 2018 टू 2022। ना कोई मेजर जॉइंट वेंचर आया, ना कोई हेडलाइन मेकिंग आर्म्स डील हुई। सुखोई, ब्रह्मोस सब पुरानी डील्स के नाम पर चल रहे हैं। नई जनरेशन के लिए रशिया के पास भारत के साथ कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। 2019 के बाद मोदी और पुतिन की मीटिंग्स जरूर हुई, लेकिन उसमें से भी एक भी मीटिंग से कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन नहीं निकला। रशिया और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक साइन नहीं हो पाए। मीनवाइल रशिया ने सेंट्रल एशिया, चाइना और पाकिस्तान के साथ नई डील्स साइन की। जो मीटिंग्स इंडिया के लिए पीआर मोमेंट थी, वो रशिया के लिए सिर्फ डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटीज बनकर रह गई। रशिया ओपनली इंडिया के इंडो पैसिफिक और क्वाड अलायंस के खिलाफ रहा था। रशिया ने इंडिया को वार्निंग भी दी थी S-400 डील के टाइम कि इंडिया यूएस की ऑर्बिट में जा रहा है और इससे इंडिया रशिया रिलेशंस में दरार आएंगी। मोदी जी ने पुतिन के साथ फ्रेंडशिप ऑप्टिक्स दिखाए, लेकिन ग्राउंड पर रशिया ने चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन डीपेन किया। इंडिया ने यूएस के क्लोज होने के चक्कर में रशिया को नेग्लेक्ट किया और अब रशिया ओपनली नॉन वेस्ट ब्लॉक बिल्ड कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी एक ट्रस्टेड पार्टनर बन गया है। इंदिरा गांधी ने रशिया का ट्रस्ट बनाया, मनमोहन सिंह ने यूएस रशिया दोनों को बैलेंस किया। मोदी गवर्नमेंट ने ऑप्टिक्स के नाम पर बैलेंस तोड़ दिया। रिजल्ट, रशिया अब हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं, एक लो प्रायोरिटी बायर समझता है। पाकिस्तान को वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कभी भारत के पास थे, और मोदी जी अब भी यूएन में इंडिया इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बोल रहे हैं। ये जो दोस्ती कभी वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट करने की ताकत रखती थी, आज एक फॉर्मल फ्रेंडशिप सर्टिफिकेट बनकर रह गई है। मोदी जी की स्पीचेस, स्लोगन्स और फॉरेन ट्रिप्स टीवी पर हेडलाइन बनते हैं, नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, विश्व गुरु, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कोई भी स्लोगन डिलीवर नहीं कर पाया, कोई भी मिशन रिजल्ट तक नहीं पहुंचा। ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये एक पीआर कैंपेन है जो प्लेन लैंड करने, हैंडशेक करने और बैकड्रॉप डेकोरेट करने तक ही लिमिटेड रहते हैं। मोदी गवर्नमेंट का बिगेस्ट स्लोगन था नेबरहुड फर्स्ट। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों में भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। लेकिन मालदीव, जिसे इंडिया ने हर इमरजेंसी में सपोर्ट किया था, 2024-25 में ओपनली इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था। मालदीव ने इंडियन डिफेंस प्रेजेंस हटा दिया और चाइना को इनवाइट कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर और मैरीटाइम डील्स में। आपका नेबर ही आपको अनवांटेड समझने लगे तो स्लोगन का मतलब क्या रह गया? मोदी जी ने एक्ट ईस्ट बोलकर साउथ ईस्ट एशिया में असर्टिव डिप्लोमेसी शुरू की थी। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। लेकिन जब इंडिया ने RCEP ट्रेड एग्रीमेंट रिजेक्ट किया, तब वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस सब चाइना से डील करने लगे। इंडिया को ऑब्जर्वर तक नहीं बनाया गया इन की रीजनल टॉक्स। मोदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के टेरर सपोर्ट के चक्कर में सार्क को इग्नोर तो कर दिया, राइट मूव था, लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या दिया गया? बिम्स्टेक, जिसको प्रमोट तो किया गया, पर वो क्या हुआ? सेरेमोनियल बॉडी बनकर ही रह गया। ना कोई ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, ना स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बना। एशिया में भारत के पास अब कोई रीजनल आर्किटेक्चर बचा ही नहीं जिसमें वो लीड रोल में हो। 2021 के बाद जब तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आया, इंडिया ने इनिशियली कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया, लेकिन कोई पॉलिसी रोड मैप नहीं दिया गया। चाइना, ईरान, पाकिस्तान सब ने तालिबान के साथ इंगेजमेंट फॉर्मलाइज कर दिया और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड और इवैक्यूएशंस में उलझा रह गया। 2025 के बाद इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान UAE, सऊदी अरेबिया, कतर सब न्यूट्रल रहे। कोई भी इंडिया के फेवर में नहीं आया, ना मीडिया लेवल पे, ना डिप्लोमेसी में, ना आर्म्स, ना लॉजिस्टिक्स में। मोदी जी ने इन सब कंट्रीज में रिकॉर्ड नंबर ऑफ विजिट्स किए थे, लेकिन जब एक्चुअल टेस्ट आया तो ये कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के साथ खड़ी रही। तो ग्लोबल फ्रेंड बनाना क्या सिर्फ मेडल देने तक लिमिटेड रह गया था?
G20 को मोदी गवर्नमेंट ने 2023 का बिगेस्ट डिप्लोमेटिक मूवमेंट बना दिया। स्टेडियम्स, लाइटिंग्स, कल्चरल शोज, फुल बॉलीवुड लेवल ऑप्टिक्स। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन नहीं हुआ। ग्लोबल साउथ का परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना। रशिया और चाइना तो लीडर समिट में आए तक नहीं। ये डिप्लोमेसी नहीं, इवेंट मैनेजमेंट है। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी एक फोटो ऑप मशीन बन चुकी है, जिसमें कैमरा सब कुछ कैप्चर तो करता है पर रिजल्ट्स जीरो रहते हैं। भारत हेडलाइंस लिखवा रहा है, लेकिन हेडलाइंस से अलायंसेस नहीं बनती। मोदी गवर्नमेंट के स्पीचेस में भारत एशिया का लीडर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बस यही है कि एशिया के हर पावर सर्कल में भारत एज लूज कर चुका है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान ट्रायंगल ग्रो कर रहा है और भारत, जिसका स्ट्रेटेजिक वेट कभी गेम चेंजर होता था, आज एक साइड स्पेक्टेटर बनकर रह गया है। पहले ये तीन कंट्रीज अपने अपने एजेंडा में बिजी रहती थी, आज ये ओपनली एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सर्व कर रही हैं। रशिया पाकिस्तान को गैस, फ्रेट, डिफेंस दे रहा है। चाइना पाकिस्तान को मिलिट्री लोन्स और BRI एक्सेस दे रहा है। रशिया और चाइना मिलकर SCO, ब्रिक्स और ये EU में पाकिस्तान को लेवरेज दिला रहे हैं। और इंडिया इन सब प्लेटफॉर्म्स में अपोज करता है, आइसोलेट होता है और फिर मीडिया के जरिए सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जहां इंडिया ने 2000s में कल्चरल डिप्लोमेसी के जरिए मजबूत संबंध बनाए थे, आज ओपनली रशिया और चाइना के ब्लॉक में इंटीग्रेट हो चुके हैं। इंडिया का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ईरान और सैंक्शंस के चक्कर में फंसा रहा और रशिया ने पाकिस्तान को फ्रेट ट्रेन एक्सेस दे दिया, बाईपासिंग इंडिया ऑल टुगेदर। इंडिया सेंट्रल एशिया में फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है और डिप्लोमेटिकली ट्रस्ट भी लूज हो चुका है। अब देखिए साउथ एशिया में, जहां इंडिया कभी नेचुरल लीडर हुआ करता था, अब वहां पे बांग्लादेश ने चाइना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डील की है। नेपाल ने चाइना को टॉप पार्टनर डिक्लेयर किया है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा के बाद ट्रिंकोमल्ली पोर्ट भी चाइना के ऑर्बिट में दे दिया है। एशिया, जहां इंडिया को नेचुरली लीडर माना जाता था, आज इंडिया को एक कंफ्यूज्ड, रिएक्टिव, सोलो प्लेयर की तरह देख रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार है एक इवेंट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी जो दिखावा करती है इन्फ्लुएंस का, लेकिन रियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बिल्ड नहीं करती। इंडिया के न्यूज रूम में फॉरेन पॉलिसी एक TRP सेगमेंट है। हर फॉरेन ट्रिप को हिस्टोरिक बनाया जाता है और हर हैंडशेक को डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक। लेकिन जब ग्राउंड पे अलायंसेस टूटते हैं, ग्लोबल ब्लॉक से इंडिया बाहर होता है, तो टीवी पर साइलेंस होता है। मोदी गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी का एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट कर दिया है, जिसमें ऑप्टिक्स को आउटकम से ज्यादा दिखाया जाता है। जब मोदी जी किसी कंट्री जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे क्राउड, कैमरा एंगल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक सब सेट रहता है, एयर टाइम भर दिया जाता है। मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया में भारत का झंडा लहराया, मोदी जी ने UN में दुनिया को जगा दिया, लेकिन कोई ये नहीं पूछता US विजिट के बाद क्या एग्रीमेंट साइन हुए, क्या कोई स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिला, क्या इंडिया के लिए कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट आया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक का फॉर्मेट फिक्स्ड रहता है। नो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, नो प्रेस फ्रॉम इंडिपेंडेंट आउटलेट्स, नो फॉलोअप्स ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज। जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका जवाब होता है, We are closely monitoring the situation. India will take appropriate steps. तालिबान पॉलिसी से लेकर RCEP विड्रॉल तक गवर्नमेंट ने कभी प्रेस को ओपनली ब्रीफ नहीं किया। मोदी गवर्नमेंट के क्लोज अलाइज, ANI, दूरदर्शन और कुछ न्यूज एंकर्स फॉरेन पॉलिसी को एक स्क्रिप्टेड मेगा शो बनाकर पेश करते हैं। वर्ड्स लाइक डिसाइसिव लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक, मोदी डॉक्ट्रिन, ये सब यूज होते हैं, पर किसी ने ये एनालाइज नहीं किया क्या ये डॉक्ट्रिन काम कर रहा है, ग्राउंड पे क्या है। इंडिया अब एशियन में मार्जिनलाइज्ड है, SCO में आइसोलेटेड है, सेंट्रल एशिया में एब्सेंट है, मिडिल ईस्ट में न्यूट्रलाइज्ड है, रशिया और चाइना के अलाइनमेंट में आउटकास्ट है, लेकिन टीवी पर यह दिखता है इंडिया इज शेपिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। असली डिप्लोमेसी कोलैप्स हो चुकी है, पर मीडिया नैरेटिव को चलाते रहने के लिए एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है, जहां दिखावा है पर दोस्ती नहीं, फ्लैश है पर फॉरेन पॉलिसी नहीं। आज फॉरेन पॉलिसी का मतलब बन गया है बैकड्रॉप डिसाइड करो, फ्लैग वेव करो, हैशटैग चलाओ और एंकर को बोल दो हिस्टोरिक है भाई। जबकि असली डिप्लोमेसी का मतलब होता है परमानेंट इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करना, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बिल्ड करना, रीजनल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना। ये सब कुछ पिछले 10 साल में धराशायी हो चुका है और उसका मेकअप बन गया है मीडिया मैनेजमेंट। इंडिया का ग्लोबल वेट कभी इसलिए था क्योंकि हम डिपेंडेबल, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग और विजनरी थे। आज हम रिएक्टिव, कंफ्यूज्ड और आइसोलेटेड हो चुके हैं। ये सिर्फ PR की फेलियर नहीं है, ये भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की डिफीट है। नाउ इट्स योर टर्न।
अगर आपको लगता है भारत को स्लोगन्स नहीं सॉलिड अलायंसेस चाहिए तो इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, व्हाट्सएप पे भेजो, स्टेटस पे लगाओ, कमेंट करो। फॉरेन पॉलिसी नीड्स रिजल्ट, नॉट हेडलाइंस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।